बीबीसी दुनिया में आज देखिए, यूक्रेन पर हावी होता अमेरिका। यूक्रेन के मिनरल्स अमेरिका को देने के लिए राजी हुए राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। रूस के खिलाफ जंग में दी गई मदद के बदले यूक्रेन के आधे खनिज चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप। पहले ज़ेलेंस्की ने किया था इनकार, अब क्यों बदला उनका रुख? स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। इस सौदे के बदले क्या यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएगा अमेरिका? जानेंगे कार्यक्रम में, लेकिन पहले हेडलाइंस। अपनी जेलों से 600 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार हुआ इजराइल। हमास पर इजरायली बंधकों की रिहाई के वक्त प्रोपेगेंडा करने से नाराज नेतन्याहू, लगाई थी फलस्तीनियों के छोड़ने पर रोक। अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से दिखाएंगे एक रिपोर्ट, जहां विद्रोहियों के हमले के बीच जेल में आग लगने से मारे गए थे 150 बच्चे और महिलाएं। बचे हुए लोग मांग रहे हैं इंसाफ। आसमान में दिख रही है ग्रहों की अनोखी परेड। एक साथ दिख रहे हैं 7 ग्रह। अब से 15 साल बाद ही दिखेगा ऐसा अनोखा नजारा। दिखाएंगे खास रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में कहा था कि वो आते ही रूस यूक्रेन जंग रुकवा देंगे। वो रूस का साथ देते और यूक्रेन के सामने शर्त रखते नजर आए। शर्त ये कि यूक्रेन अपने आधे खनिज भंडार अमेरिका को दे दे। उनकी शर्त अब लगता है यूक्रेन ने मान ली है। यूक्रेन अपने दुर्लभ खनिजों को निकालने का अधिकार अमेरिका को देने के लिए तैयार हो गया है। जल्द ही इस डील पर दस्तखत हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शुक्रवार को अमेरिका में उनके साथ मिलकर इस समझौते पर दस्तखत करना चाहते हैं। और यूक्रेन के पास दुर्लभ खनिजों का एक बड़ा भंडार है। इनमें से कई खनिज ऐसे हैं जिनका बैटरी बनाने से लेकर सुपर कंडक्टर तक बनाने में इस्तेमाल होता है। लेकिन जिन इलाकों में ये मिनरल्स हैं, उनमें से कुछ फिलहाल रूस के कब्जे में हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता जो इनवुड की रिपोर्ट। क्या यूक्रेन के खनिजों के बड़े भंडार जंग जारी रखने में उसकी मदद कर सकते हैं? राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पहले भी ऐसा सुझाव दिया था। फरवरी में उन्होंने पत्रकारों को ये सीक्रेट मैप्स दिखाकर जमीन के नीचे दबे मिनरल्स के बारे में बताया था। ग्रेफाइट और लिथियम बैटरी बनाने के लिए जरूरी हैं। वहीं टाइटेनियम और जर्कोनियम प्लेन से लेकर पावर स्टेशन तक हर जगह काम आते हैं। यूक्रेन में बाकी रेयर मिनरल्स भी भारी मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन ऐसे ज्यादातर इलाके रूस के कब्जे में हैं। और अब लग रहा है कि इन खनिजों के इस्तेमाल को लेकर कोई समझौता हो चुका है। उसकी क्या शर्तें हैं ये ठीक से नहीं पता, पर कहा जा रहा है कि अमेरिका ने $500 अरब वापस लेने की शर्त छोड़ दी है। रात को अपने संबोधन में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किसी किस्म के समझौते का कोई जिक्र नहीं किया, पर यूक्रेनी अधिकारियों ने बीबीसी से इसकी पुष्टि की और व्हाइट हाउस ने भी इसके संकेत दिए हैं। मैंने सुना है कि वो शुक्रवार को आ रहे हैं। अगर वो मेरे साथ मिलकर इस समझौते पर साइन करना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिकी मदद के बदले खुलेआम खनिज लेने की बात कर राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की कई सालों की विदेश नीति को पलट दिया और ये भी साफ कर दिया कि अमेरिका यूक्रेन की मदद वैल्यूज यानी मूल्यों की वजह से नहीं, बल्कि जमीन के नीचे जो छिपा है उसके मूल्य की वजह से कर रहा है। बीबीसी संवाददाता जो इनवुड की रिपोर्ट। और कुछ देर पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस समझौते पर बात की और कहा कि अभी जो शुरुआती समझौता होगा उसमें अमेरिका की ओर से यूक्रेन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं मिली है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि अभी तो ये शुरुआत है और इसके अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। तो फिर इस समझौते से क्या बदलेगा? यूक्रेन से और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता जेम्स वाटरहाउस। कई लोग डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के लिए याद करेंगे कि उन्होंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को तानाशाह कहा, जंग के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया। ये समझौता भविष्य में सहयोग का वो रास्ता खोल सकता है जिसकी उम्मीद थी। और अगर ये जंग दोबारा तेज हुई तो इससे डोनाल्ड ट्रंप को अपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठाने की वजह मिल जाएगी। और इस समझौते का जंग पर क्या असर होगा, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता पीटर बोज। It does, as we've just been hearing, put the United States back into Ukraine, at least for the foreseeable future. सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा गारंटी का है।
हम पूरे हफ्ते इसके बारे में सुनते रहे हैं और ये मामला साफ नहीं है। हम नहीं जानते कि ये समझौता किस हद तक भविष्य में यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता की गारंटी तय करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने लड़ने के अधिकार की बात कही, लेकिन साफ तौर पर उनका मतलब ये है कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि राष्ट्रपति पुतिन और रूस के साथ जंग को लेकर कोई हल नहीं निकल जाता। Negotiations with President Putin and Russia, whenever that happens to be. यानी शुक्रवार को ही साफ हो पाएगा जब वॉशिंगटन में ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच मुलाकात होगी कि अमेरिका मिनरल्स के बदले यूक्रेन को सिक्योरिटी की गारंटी देगा या नहीं। और अब बात अफ्रीकी देश DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। यहाँ पिछले महीने जेल में लगी आग की वजह से 132 महिलाओं और 26 बच्चों की जलकर मौत हुई थी। ये माना जा रहा है कि गोमा की जेल से भागने की कोशिश कर रहे पुरुष कैदियों ने ये आग लगाई थी और ये सब तब हुआ जब पड़ोसी देश रवांडा से मदद पाने वाले M23 विद्रोही इस ओर बढ़ रहे थे। इस दौरान 4000 कैदी जेल से भागने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ ही महिलाएं भाग पाईं और कई आग की चपेट में आ गईं। इस हादसे में जिंदा बची महिलाओं ने BBC को बताया कि उस दौरान उनके साथ जेल में क्या क्या हुआ। उन्हें न्याय तो चाहिए, पर इसकी उम्मीद भी नहीं है उन्हें। BBC संवाददाता ओरला ग्वेरिन DRC के गोमा पहुंची। देखिए उनकी ये रिपोर्ट, जिसके कुछ हिस्से आपको परेशान कर सकते हैं। एक खौफनाक जगह पर वापसी। गोमा की सेंट्रल जेल में लगी आग से जिंदा बची 2 सर्वाइवर्स पहली बार वापस आई हैं। पेस्कलिन और नडीन अपनी कहानी बताना चाहती हैं और उसे रिकॉर्ड करवाना चाहती हैं। दोनों ने बताया कि उन पर छोटे मोटे जुर्म का आरोप लगाया गया और दोषी साबित होने से पहले ही उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। ये महिलाएं जेल के मुख्य हिस्से में गईं, जहां कई महिलाएं एक दूसरे से सटकर सोती थीं। जब 27 जनवरी की रात यहां आग लगी, तब महिलाएं और बच्चे मदद के लिए चीख रहे थे। कोई मदद के लिए नहीं आया। विद्रोहियों के आगे बढ़ने के डर से जेलर्स भाग गए। 1 महीने बाद भी यहाँ राख है और इंसानी अवशेष भी। ये बताती हैं कि यहाँ उनका और कई महिलाओं का रेप हुआ। पेस्कलिन बताती हैं कि ये सब दीवार फांदकर दूसरे ब्लॉक से आए कैदियों ने किया। मेरा बुरी तरह रेप किया और मैं बेहोश हो गई। फिर दूसरा शख्स आया और उसने कहा कि भागने की कोशिश की तो मुझे मार देगा। जो बदकिस्मत थे उनके साथ जोर जबरदस्ती हुई। जो खुशकिस्मत थे वो बाहर निकल गए। जेल में अफरा तफरी मच गई। पास ही मौजूद पुरुषों की जेल से कई हजार कैदी भाग गए थे, लेकिन नडीन जैसी महिलाएं फंसी हुई थीं। उन्होंने कईयों को अपनी आखिरी सांस लेते हुए देखा। दरवाजा खोलने की बजाय उन्होंने यहाँ हमें जानवरों की तरह मरने के लिए छोड़ दिया। जब मैं रात को सोती हूँ तो मरे हुए लोगों को देखती हूँ, उन सभी शवों को जिन्हें मैंने बाहर निकलते हुए देखा। मरने वालों में 26 बच्चे भी थे। सबसे बड़े बच्चे की उम्र 7 साल। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कुछ की मौत तब होने लगी जब पुलिस ने इस जेल में आंसू गैस के गोले छोड़े। जेल में पहले से ही आग लगी थी। गोमा के अस्पताल में हम एक और सर्वाइवर सिफा से मिले। उन्हें एक दोस्त ने आग से बाहर निकाला, पर सिफा अपनी 2 साल की बेटी एस्टर को नहीं बचा पाई। वो कहती हैं, एस्टर मेरी पीठ पर थी। हम निकलना चाहते थे, पर उस पर कुछ गिर गया जो मुझे नहीं पता लगा। उसकी वहीं मौत हो गई। The full story of what happened here. यहाँ जो कुछ भी हुआ वो शायद कभी सामने नहीं आ पाएगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि महिलाएं और बच्चे यहाँ फंस कर रह गए, और जो बच गए वो कहते हैं कि उन्हें इंसाफ की उम्मीद है। ये जेल उनकी याद दिलाती है जो मारे गए, और उनकी भी जिन्होंने उन्हें मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया था। BBC संवाददाता ओरला ग्वेरिन की रिपोर्ट। बंधकों और कैदियों की अदला बदली को लेकर इजराइल और हमास में जो अड़चन आई थी वो हट गई है। मिस्र की राजधानी काहिरा में बातचीत करवा रहे मीडिएटर्स का कहना है कि उन्हें बातचीत आगे बढ़ाने में कामयाबी मिली है। इजराइल 600 से ज़्यादा फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार हो गया है।
बीते हफ्ते हमास ने अपनी क़याद में मारे गए 4 इजरायली बंधकों के शव सौंपे थे। इसके बदले इजराइल का ये फ़लस्तीनी कैदी रिहा करने थे, मगर उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। इजराइल इस बात से नाराज़ था कि हमास इजरायली बंधकों को फ़लस्तीनियों की भीड़ के बीच रेड क्रॉस को सौंपकर प्रोपेगेंडा कर रहा है। शनिवार को इजरायली सरकार ने कहा था कि जब तक हमास ऐसा करना बंद नहीं करता, वो फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा नहीं करेगा। इसके बदले हमास ने इजराइल पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया था, मगर अब मध्यस्थों का कहना है कि इजरायली सरकार फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। वहीं इजराइल में हमास ने बीते हफ्ते जिन 4 बंधकों की लाशें सौंपी थीं, उनमें से 3 एक ही परिवार के थे। शीरी बिबास और उनके 2 बच्चों का आज इजराइल में अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर इजराइल की सड़कों पर हजारों लोग उतरे और इस परिवार को श्रद्धांजलि दी। हमास का कहना है कि बिबास परिवार की मौत इजरायली बमबारी में हुई, हालांकि इजराइल ने हमास के इस दावे को खारिज किया है। और इजराइल और हमास के बीच सीज फायर का पहला दौर 19 जनवरी को शुरू हुआ था। हमास 33 बंधकों को इजराइल को सौंपने को राजी हुआ था। बदले में इजराइल को अपनी जेलों में बंद 1900 फ़लस्तीनी कैदी रिहा करने थे। इस पर और जानकारी दे रही हैं मध्य पूर्व के लिए बीबीसी संवाददाता योलान लेल। We will have the release of these 600 Palestinian prisoners. अब उन 600 फ़लस्तीनियों की रिहाई होगी जिन्हें पहले शनिवार को रिहा होना था। अब हमास 4 और इस्राएली नागरिकों की लाशें इस्राइल को सौंपेगा। ये चारों पुरुष हैं और इन्हें 7 अक्टूबर के हमले के दौरान अपने घरों से बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इस्राइल भी कुछ और फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इस तरह से सीज फायर का पहला चरण पूरा हो जाएगा। Released in exchange for the bodies of those men. और इस हफ्ते आसमान में दिख रही है ग्रहों की एक अनोखी परेड। अगर आपने इसे मिस कर दिया तो ऐसा नज़ारा अब 2040 में ही दिखेगा। 15 साल बाद आपको 7 ग्रह एक साथ दिखेंगे, लेकिन फिलहाल इस हफ्ते इनमें से 4 को आप सीधे देख सकते हैं और बाकियों का दीदार करने के लिए टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। इस पर जानकारी दे रहे हैं बीबीसी के विज्ञान संवाददाता पल्लव घोष। एडिनबरा के वेस्ट क्लिफ्टन में ये लोग इकट्ठा हुए हैं आसमान का एक अनोखा नज़ारा देखने के लिए। कई हफ्तों से हम रात को आसमान में एक साथ 6 ग्रहों को देख रहे हैं। अब बुध ग्रह भी आसमान में दिखने लगा है। लेकिन अब तो ग्रहों की परेड सी दिख रही है। अब मरकरी भी आसमान में दिखने लगा है। क्या बच्चे क्या बूढ़े, सभी का ध्यान इसी पर है। ये बिल्कुल इंद्रधनुष की तरह दिखता है। वेल्स के बनो ब्रकीन योग नेशनल पार्क में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा था। इसके डायरेक्टर एलन ट्रो और उनके 16 साल के पोते काई शाम को होने वाले एक इवेंट की तैयारी में जुटे हैं। हम शुक्र ग्रह देखने वाले हैं। ये आसमान में आधे चांद की तरह नजर आता है। ये सफ़ेद और पीले रंग का मिक्स लगता है, लेकिन जैसे ही शुक्र ग्रह के वायुमंडल पर रोशनी पड़ती है, ये नारंगी सा हो जाता है। बेहद सुंदर दिखता है। प्लैनेट्स अलग अलग दूरी और रफ्तार के साथ सूरज के चक्कर लगाते हैं। ऐसे में बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जब वो धरती से एक सीध में नजर आएं। बुध, शुक्र और मंगल और बृहस्पति को बिना टेलीस्कोप के देखा जा सकता है, लेकिन शनि ग्रह को देखना और भी मुश्किल है क्योंकि वो आसमान में एकदम नीचे की ओर होता है। वहीं यूरेनस और नेपच्यून बहुत दूर हैं। इन्हें देखने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत होती है। रात को आसमान को देखें तो बस देखते रह जाते हैं क्योंकि हर बार कुछ अलग सा दिखता है। जो कल रात ये कमाल का नज़ारा नहीं देख पाए, वो इस हफ्ते हर शाम इसका दीदार कर सकते हैं। बीबीसी संवाददाता पल्लव घोष की रिपोर्ट। और आपका डॉगी भूख लगने पर जब भौंकता है तो आप उसे खाना दे देते हैं, लेकिन क्या आप सोचते हैं कि उसका खाना एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या नहीं? मगर अब कुत्तों के लिए लैब में मीट बनने लगा है और इसे बनाने वाली कंपनी का कहना है कि इसे बनाने में कम कार्बन पैदा होता है और ये खाना डॉगी के लिए भी हेल्दी है, यानी पर्यावरण और डॉग्स दोनों के लिए हेल्दी है। देखिए बीबीसी संवाददाता जस्टिन रॉलेट की रिपोर्ट। ब्रिटेन में करीब 1 करोड़ 35 लाख कुत्ते हैं। वो बहुत ज्यादा मीट खाते हैं और इस मीट की वजह से क्लाइमेट पर बुरा असर पड़ता है।
Around about 20% of all the meat that is ब्रिटेन समेत जिन देशों में ज्यादा पेट्स पालने का चलन है वहाँ कुल मीट का 20% जानवर ही खाते हैं। मीट के मामले में हमेशा लोगों को गिना जाता है, मगर पालतू जानवर भी इसके भागीदार हैं। as well. इस तरह के बड़े टैंकों में जानवरों के सेल्स यानी कोशिकाओं से मीट तैयार किया जाता है, जिसे कल्टीवेटेड मीट कहते हैं। इस प्रोसेस में जानवरों को नहीं मारा जाता, लेकिन केमिकल्स की मदद से जो पेस्ट तैयार होता है वो एकदम मीट जैसा होता है। कुत्तों के लिए इसी तरीके से चिकन मीट तैयार करने वाली कंपनी कहती है कि इस काम में पोल्ट्री के मुकाबले 65% कम जमीन इस्तेमाल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आधी ही पैदा होती है। तो बहुत अहम सवाल यह है कि कुत्तों को ये कैसा लगता है, और ये जानने के लिए हम पहुंचे ब्रिस्टल के एक कैफे में जहां डॉग फूड मिलता है। हमने यहां कुत्तों को लैब में बना मीट खिलाया और ऐसा लग रहा है कि कुत्ते इसे पसंद कर रहे हैं। तुम्हें कैसा लगा मॉड? क्या आपने कभी कार्बन फुटप्रिंट के बारे में सोचा था? सच में मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा, मगर मुझे लगता है कि इसके बारे में हम सभी लोगों को जानना चाहिए। मैं कभी लैब में बना मीट नहीं खाऊंगी, इसलिए मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती कि अपने डॉगी को भी खिलाऊंगी या नहीं। ब्रिटिश वेटरिनरी एसोसिएशन भी इसे लेकर थोड़ी सी उलझन में है। एसोसिएशन ने बताया कि वो कल्टीवेटेड मीट की सेफ्टी पर कुछ और रिसर्च चाहते हैं। आर्टिफिशियल मीट बनाने वाली मीटली का कहना है कि उनके सभी प्रोडक्ट्स को रेगुलेटर्स की मंजूरी मिली हुई है। Our Meatly chicken is made in an incredibly controlled process. हम काफी अच्छे ढंग से मीटली चिकन बनाते हैं। इसमें एंटीबायोटिक, हार्मोन्स या स्टेरॉइड नहीं होते। इनमें ई कोलाई या सैल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया भी नहीं होते। ये बहुत सेफ है। And so it is incredibly safe. करीब 10 साल पहले लैब में बर्गर तैयार किया गया था। उसमें $2.5 लाख खर्च हुए थे। कुत्तों के लिए खाना बनाने वाली कंपनी का कहना है कि उसने काफी कम लागत में लैब मीट तैयार करने का तरीका ढूंढ लिया है और उसे उम्मीद है कि इस मीट को कुत्तों के मालिक भी खा सकेंगे। प्रोफेसर गाई पॉपी यूके फूड स्टैंडर्ड्स एजेंसी के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर रह चुके हैं। इससे आप कार्बन और इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट के बिना तैयार हुआ मीट खा सकते हैं। लोगों को ये चिंता भी नहीं रहेगी कि आप किसी जानवर को पहले पालते हैं और फिर कैसे उन्हें मारकर खा सकते हैं। नैतिकता का कोई बोझ ही नहीं। कुत्ते खाने के मामले में ज्यादा समझदार नहीं होते, मगर आप ईमानदारी से बताएं, अगर आपको पता चले कि लैब में बना मीट सुरक्षित है, इसका स्वाद असली मीट जैसा है और ये सस्ता भी है, तो क्या आप इसे खाएंगे? बीबीसी संवाददाता जस्टिन रॉलेट की रिपोर्ट। और दुनिया भर की कुछ और खबरें बीबीसी ग्लोबल राउंडअप में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकता के लिए गोल्ड कार्ड स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत अमीर लोग $50 लाख अमेरिकी डॉलर में अमेरिका आकर रह सकते हैं। ट्रंप ने कहा इससे अमीर लोग आएंगे जिनके निवेश से नौकरियां पैदा होंगी। उनका कहना है कि इससे अमेरिका को कर्ज घटाने में मदद मिलेगी और उन्होंने ये भी कहा कि रूस के अमीर लोग भी ऐसा कर सकते हैं। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने गरीब अप्रवासियों को बड़े पैमाने पर उनके देश भेजने का अभियान जारी रखा है। बीती रात इसराइल ने दक्षिणी सीरिया में हमले किए हैं। जंग पर नजर रखने वाली एक संस्था ने कहा है कि इस हमले में 2 लोग मारे गए हैं। इसराइल ने कहा कि उसने हथियारों के डिपो को निशाना बनाया। इसराइल ने बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद से सीरिया की सीमा पर सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। और ब्रिटेन में रिसर्च में पता चला है कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम आम लोगों के मुकाबले वक्त से पहले कमजोर हो जाता है, उन्हें डिमेंशिया होने का खतरा ज्यादा होता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के रिसर्च में पता चला कि इंसानों के अंग अलग अलग रफ्तार से और तरीके से बूढ़े होते हैं और इसी पर निर्भर करता है कि उन्हें कौन सी बीमारी होगी। और कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। बीबीसी दुनिया के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे।